नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस। आपको बता दें कि कल जो है केंद्रीय बजट आया है। मध्य प्रदेश में क्या कुछ केंद्रीय बजट से मिला, इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी से विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव बता रही है, जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सी मार्ट, शहरी विकास पैकेज और स्टार्टअप को भविष्य की चाबी बताया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि यह बजट मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार है। न रोजगार का ठोस रोड मैप है, न किसानों की आय पर स्पष्ट भरोसा और ना ही महंगाई से राहत की ठोस तस्वीर है। विपक्ष के सवाल है और आंकड़ों के बीच हम तलाशेंगे जवाब। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बजट को लेकर राजनीतिक तापमान तेज है। बीजेपी इसे विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव बता रही है, जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सी मार्ट, शहरी विकास पैकेज और स्टार्टअप को भविष्य की चाबी बताया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर मध्य प्रदेश में जिस तरह की सियासी हलचल देखने को मिल रही है, वह साफ बताती है कि यह बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार भी बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए मजबूत आधार बताया है। उनका कहना है कि राज्यों को करोड़ों का अनुदान और शहरी विकास पैकेज से मध्य प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और सी मार्ट जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देंगी। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह बजट विकसित भारत 2047 की नींव है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और उद्योग के लिए यह बजट ऐतिहासिक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 को समर्पित यह भारत सरकार का बजट हुआ है और आम जनता को क्या सुविधाएं मिल सकती है उसको समर्पित बजट है। और निश्चित रूप से 2047 को देखते हुए मध्य प्रदेश का भी बजट अपनी अहम भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश की, और आने वाला बजट मध्य प्रदेश का भी जनहितैषी बजट होगा, जनता को समर्पित बजट होगा और सभी वर्गों का समावेश उसमें होगा। जैसा मोदी जी कहते हैं कि 4 वर्गों में जो बांटा है, निश्चित रूप से उन 4 पर फोकस हम भी इस मध्य प्रदेश के बजट में निश्चित रूप से करेंगे। विपक्ष ने बजट को मध्य प्रदेश के लिए खोखला बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि इसमें रोजगार, शिक्षा और किसानों के लिए कोई ठोस रोड मैप नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है और बजट का लाभ सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिल रहा है। बजट की स्थिति ने एग्रीकल्चर को लेके कुछ है, न शिक्षा को लेके कुछ है, न इकोनॉमी में फिर से तेजी आए, लोगों के हाथ में पैसा आए, लोगों को रोजगार मिले, फैक्ट्रियां चले, एसएमएसएमई छोटे उद्योग जो है उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। इस बजट में इतना कम बजट उनका होना ये मैसेज देता है कि नरेंद्र मोदी हम दो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं। न किसानों की एमएसपी की बात है, न युवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके नए स्टार्टअप की बात है। जरूर सेमीकंडक्टर को लेके बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन सेमीकंडक्टर क्या कौन आम व्यक्ति की कंपनी डालेगी इसमें, या आम बेरोजगार युवा इसमें जुड़ेगा? एक कंपनी, एक व्यापारी के लिए ये बड़ी योजना लाई जा रही।
कुल मिलाकर बजट 2026-27 को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। सरकार इसे अवसर बता रही है तो विपक्ष इसे अन्याय। लेकिन इस बजट में मध्य प्रदेश को भी बड़ी सौगात मिली है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और सी मार्ट से ग्रामीण महिलाओं को नया सहारा मिलने वाला है। अब देखना होगा कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी उतरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। तो बिल्कुल बजट को लेकर जो है मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है। बीजेपी बजट को बेहतर बता रही तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बजट में मध्य प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला। तो इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वाणी जी है, भाजपा के प्रवक्ता है, स्वागत करता हूँ मैं इनका। विनोद शर्मा जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। देवेंद्र जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं। ये जो बजट आया है उसमें मध्य प्रदेश को जितना उम्मीद था उतना मिल पाया है क्या बजट से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बजट जो है सरकार का बजट है। और मैं सरकार का बजट इसलिए बोल रहा हूँ, ये आम जनता का भी बजट नहीं है, उद्योगपतियों का भी नहीं, सरकार का बजट है। उसका मूल कारण है कि सरकार ने जो वित्तीय घाटा था सरकार को, उसको कम करने की इस बजट में कोशिश की है। इसलिए जो था उसको आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। लेकिन चौके और छक्के सरकार ने नहीं मारे हैं पिछली बार की अपेक्षा, क्योंकि ऑलरेडी वो जीएसटी रिफॉर्म ला चुकी थी, टैक्स में छूट दे चुकी थी और जीएसटी के कारण सरकार को घाटा भी हो रहा था। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ जी। अगर हम 2026-27 की बात करते हैं तो सरकार का राजस्व घाटा 5.92 लाख करोड़ है। राजस्व घाटा 5.92 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटा 16.95 लाख करोड़ है ना। अब आप देखिए, सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया उस बजट के लिए 13.03% लाख करोड़ सरकार को बाजार से कर्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, सरकार का जो बजट है उस बजट में 21.55 सरकार को ब्याज के रूप में चुकाने पड़ते हैं। ठीक है, सरकार ने एक बड़ा काम ये किया है कि 12.2% इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से दिया है। तो निश्चित रूप से सरकार की एक बड़ी योजना है, क्योंकि अगर सरकार कर्ज लेती और उस कर्ज के लिए ब्याज चुकाती और ऐसी योजना लाती जिसको वित्तीय आयोग ने भी मना किया है, 16वें वित्त आयोग ने, 15वें वित्त आयोग ने कहा कि ये जो हाथ से आप खर्च कर रहे हैं, फिजूल खर्च, जो पैसे बांट रहे हैं, इसको मत बांटिए, इससे वित्तीय घाटा बहुत बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पे सरकार को पता था कि हम इस तरह का करते हैं, तो 55.6% सरकार का वित्तीय घाटा, और ये घाटा बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार ने एक टारगेट रखा है कि 2030-31 तक हम इस वित्तीय घाटा को 50% करेंगे। 55.6 से 50% करेंगे और 4.3 राजस्व घाटा करेंगे। देखिए, इससे फायदा क्या होगा, सरकार का जो पैसा ब्याज में बचेगा वो विकास के काम में लगेगा निश्चित रूप से, क्योंकि आज पूरे भारत का, मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, सड़क बिजली की समस्या नहीं है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सब आराम से चल रहा है। तो सरकार के पास समय भी है, कोई अभी चुनाव भी नहीं है कि चुनावी बजट सरकार दे, पैसे को खर्च करे। इसलिए संतुलित बजट था, ये सरकार का बजट था। भविष्य में सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसलिए सरकार ने बजट लाया है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ। एक आंकड़े और आपको बता के खत्म करूंगा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 कहती है भारत में टॉप के 10% लोगों के पास 65% पैसा है, संपत्ति है। निचले 50% आबादी के पास 6.4 की संपत्ति है। हम पर कैपिटल इनकम में 136वें स्थान पर। सरकार को ये पता है, इसलिए सरकार ने दूरदृष्टि बजट प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है इस बजट से सबको खुश होना चाहिए। चूंकि मैं अर्थशास्त्री हूँ तो मुझे सब पहलू देखना पड़ेगा, आम जनता को भी देखना पड़ेगा, सरकार को भी देखना पड़ेगा, उद्योगपतियों को भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूँ। सरकार ने फिर भी बहुत प्रयास किया है, टूरिज्म को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, एमएसएमई को लेकर। सरकार ये वित्तीय घाटा कम करने का बजट है, मुझे लगता है। ठीक है डॉक्टर वाणी, लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि बजट में ना युवाओं के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ते जा रही है। तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि बजट बेहतर है? कांग्रेस का सीधा सवाल है।
वानी जी अपना म्यूट है वीडियो, उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। जी नमस्कार जी मैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ, श्रोताओं को भी नमस्कार करती हूँ। अभी आप हमारे जो अर्थशास्त्री हैं बहुत कुछ जानकारी हमें दी है, मैं उसी का विस्तार करूँ। जी पर उसके पहले मैं जरूर एक टिप्पणी दूंगी। आपने जो क्लिप सुनाए उसमें जितू पटवारी साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि ये जो नीति है इसमें हाथ में पैसा नहीं आ रहा। तो क्या आप समझते हैं कांग्रेस क्यों आलोचना कर रही है? क्योंकि पारदर्शिता, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो हाथ में पैसा आता था, कांग्रेस के आंखों में वही खटक रहा है। जितनी भी स्कीम्स लागू हो रही है, चाहे वो किसानों की हो, युवाओं की हो, चाहे मातृ शक्ति के लिए हो, ये सारी स्कीम्स में डिजिटल बैंक ट्रांसफर की योजना युक्त हो रही है, क्योंकि आधार लिंक ट्रांसफर्स होते हैं। अब मैं इस बजट की बारे में बताती हूँ। देखिए, कर्तव्य भवन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने नोवा फाइनेंस बजट पेश किया है और उस बजट की विशेषताएं थी उन कर्तव्यों के ऊपर आधारित था। पहला कि वो जनता के समर्पित ये बजट है, उद्योग बढ़ाने वाला बजट है, यानी कि हम इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। और तीसरा कि ये चरितार्थ करता है माननीय मोदी जी का जो एक विजन है विकसित भारत के लिए, सबका साथ सबका विकास। जहां हमने पीएम टेक्सटाइल मित्र पार्क्स का हमने देखा है, यहाँ मध्य प्रदेश में भी स्थापना हो रही है, टेक्सटाइल उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। टूरिज्म, जिस स्टेट में जहां जिस स्थानों पर कुछ ऐसे स्थान है जहां धार्मिक पर्यटन जा सकते हैं, वहां पर गाइड्स को भी ट्रेन करने की ऐसी कुछ सुविधा मिलने वाली है। 17 कैंसर दवाइयां सस्ती होंगी, कुछ 7 दुर्लभ बीमारियों के लिए भी दवाइयां बहुत न्यूनतम पर उपलब्ध कराई जाएंगी। कुछ बायोगैस मिशन सीएनजी सस्ता होगा, जूते, बैटरी, माइक्रोवेव सस्ती होंगी, सोलर से जुड़ी हुई चीजें सस्ती होंगी। अब मैं आती हूँ जो बड़े प्रोजेक्ट है, जो एग्रीकल्चरल बजट में इस पूरे डिक्लेरेशन में हमने देखा है कि विगत वर्षों के मुकाबले आज जो एग्रीकल्चरल बजट है वो लगभग 5 गुना बढ़ा है और उसमें सिंचाई के ऊपर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, जिससे रकबा बढ़ रहा है और आज किसान एक फसल की जगह 4 फसलें उगा रहा है। मेडिकल लाइन की बात करें तो जहां 3 आयुर्वेदिक संस्थाएं खुलेंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स की जो सुविधाएं हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। हम पहले भी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तो अब मनोचिकित्सा तक की सुविधाएं दी जा रही है। तो ठीक है वाणी जी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास, निश्चित तौर पे मैं फिर लौटूंगा आपके पास। देवेंद्र जी, विनोद जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी तो साफ तौर पर कह रही है कि बजट बेहतर है और उन्होंने अपनी उपलब्धि भी गिना दी कि विकसित भारत की एक कदम और बढ़ गया ये बजट के साथ, विकसित भारत के लिए काफ़ी आसान होगा। आप बताइए आपको कहाँ पे कमी लग रही है इस बजट में? आपको बहुत बहुत नमस्कार, टीवी 24 के दर्शकों को नमस्कार, आपके विद्वान पैनलों को मेरा बहुत सादर प्रणाम नमस्कार। बजट आता है तो लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं कि हमारे इस साल का पूरा क्या होगा, जीवन यापन से जुड़ा मुद्दा। पर पिछले 9 वर्षों से 9 प्रकार की अलग अलग साड़ी में हमारी वित्त मंत्री जी, पिछले बार बिहार का चुनाव होना था तो मधुबनी साड़ी पहन के आई थी, तमिलनाडु का चुनाव होना कांजीवरम साड़ी पहन के आई। पूरा देश का मीडिया शुरू में ब्रेकिंग न्यूज, कांजीवरम साड़ी पहन के बजट पेश होगा। ठीक है, साड़ी उनका अपना पर्सनल मैटर है, कांजीवरम पहने की मधुबनी पहने या क्या पहने। सीधे लाइन पे आओ तो अभी हमारे प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी ने आपके हिट चैनल में देखा, पहले तो नहीं देखा था, अभी देखा, वो पर्ची में ही कुछ पढ़ रहे थे, ऊपर से आया था वही पर्ची पढ़ रहे थे। सवाल सिर्फ इतना है कि बजट इतना अच्छा होता तो निवेशकों के 10 लाख करोड़ एक दिन में डूब जाते। जो कल 10 लाख करोड़ रुपए डूबे किसके? आम जनता के। हमारे मोदी जी आम जनता को कितना सहज और सरल समझते हैं, कितना बेवकूफ समझते हैं।
आए थे 2014 में बड़ी बड़ी बात करके महंगा, आज भी जनता वही ढूंढ रही है महंगाई। आज भी जनता वही कह रही है कि कब वो कैबिनेट की पहली बैठक होगी जिसमें किसानों का कर्ज माफी का बिल मोदी जी साइन कर देंगे। आज भी लोगों के अंदर यही है। रोजगार के जो 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने थे, आज भी वही युवा साथी हम लोगों से भी पूछते हैं कि भैया क्या हो गया, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार। अब बात यह है कि हम लोग भी यही कहेंगे बजट बहुत अच्छा है, नहीं बिना मतलब के 4 से 5 हजार करोड़ रुपए इसमें फूंक दिए जाएंगे कि ये बजट अच्छा है। ठीक है। समझिए, एक राजा हुआ करता था और राजा अपने जनता को कुछ बोलता था कि यही सही है। जनता जब नहीं मानती थी तो अपने प्रचारकों को लगा देती थी, नहीं 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 तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे लिए, वो बोला नहीं नहीं मेरे लिए उपयोगी नहीं है, नहीं नहीं तुम्हारे लिए ही उपयोगी है, तुम समझ नहीं रहे हो, हम 2047 पहुंचने वाले हैं। मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू थू थू। 26-27 की बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से नेता से लेके बड़े नेता से पूछो, या तो वो भूतकाल की बात करेगा या तो भविष्य काल की बात करेगा। वर्तमान काल में बात करने में डर लगता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जनता की सुविधाएं हैं, हम विश्व गुरु की बात करते हैं और विश्व गुरु अपना 80 करोड़ लोग किस पे निर्भर है? 5 किलो चावल पे निर्भर। ठीक है। विश्व गुरु का रहते, हाँ विश्व गुरु ये सोचते थे कि नेहरू जी का नाम आइंस्टीन के साथ जुड़ा है, नेहरू जी आइंस्टीन के साथ अपने विचार। ठीक है विनोद जी मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। मैं अभी फिलहाल देवेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। सर, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको दिख रहा है, गांव शहर, किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा इस बजट से? माध्यम से तो पर पांडे जी, ये मीडिया भी है। विनोद जी मैं आऊंगा आपके पास। विनोद जी मैं आपके पास लौटूंगा। विनोद जी, छोटा सा सवाल मैं दिनेश जी से ले लेता हूँ, देवेंद्र जी से ले लेता हूँ, माफ कीजिएगा। देवेंद्र जी, इस जो बजट आया है इसमें फायदा किसको होना है? जी देखिए, फायदा तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, एमएसएमई के माध्यम से छोटी इंडस्ट्रीज बढ़ सकती हैं। लेकिन सर वो प्रक्रिया भी सर काफी लंबी नहीं लगती कि एमएसएमई के माध्यम से अगर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लगती है। और दूसरा एक समस्या और एमएसएमई के साथ है कि एक और तरफ हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जैसे चाइना आज भारत में है। देखिए, माझा बनाने का काम हमारे जिले के कई युवा करते थे। अभी आप पेपर में पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर चाइना के माझा से लोगों की गर्दन कट रही है। बिल्कुल। दूसरा भी आप देखिए, कुछ समय पहले लहसुन चाइना का मार्केट में था जी। तीसरा भी जबलपुर के अंदर ठंड के अंदर जो जैकेटें बिक रही हैं उसमें चाइना के लैंग्वेज लिखी हुई है। तो एक तरफ एमएसएमई हमारी है, दूसरी तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से दोनों में कंपटीशन हो रहा है, इससे हमको नुकसान भी हो रहा है। लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था के कारण हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत है। एम्प्लॉयमेंट या अन्य ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है देश के अंदर। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो वित्तीय घाटा की स्थिति थी जिसके कारण एक बड़ी समस्या थी, इस बजट में सरकार ने उसको दूर करने का काम किया। एक ठीक है, क्योंकि मेरी भी उम्मीद थी कि सरकार एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लाए। जबलपुर में 3 बड़ी फैक्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस कमरिया फैक्ट्री है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं, आने वाले समय में वो खत्म होने वाली है। लेकिन चूंकि सरकार की मजबूरी है, देखिए सरकार अगर पब्लिक के जनहित का बजट लाती, लोगों को पैसा देती, तो फिर सरकार पैसा कहां से लाती? इसलिए देखिए उन्होंने कोई टैक्स भी नहीं बढ़ा पाया। तो सरकार की मजबूरी को भी हमको समझना पड़ेगा। ठीक है। एक छोटा सा आंकड़ा और बताता हूँ जी। 2014 से लेके 2024 के बीच हमारी जीडीपी 2 ट्रिलियन से 3.7 से ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन आप देखिए कि 31 मार्च 2014 को हमारा 55.87 लाख करोड़ रुपए की देनदारी थी। आज ये 3 गुना हो गई है, 172 लाख करोड़ हो गई है। और इसके लिए हमको 12.76% लाख करोड़ हमको टैक्स देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है। तो इससे हमको कहाँ इजाजत मिलेगी? इसलिए मुझे लगता है कि सरकार का ये कदम है। सरकार ने पहले ही देश के लोगों को टैक्स में छूट दी है, जीएसटी रिफॉर्म दी है। निश्चित रूप से कुछ सेक्टर को हमको मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें रियल एस्टेट में अभी भी 80% जीएसटी उसको 5% करे। जो कॉपी किताब के जो कागज है उसमें 80% जीएसटी उसको 5%। ठीक है देवेंद्र जी, मिनिमम टैक्स लीजिए आप, मैक्सिमम लोगों से टैक्स लीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है डॉक्टर वानी, साफ तौर पे कांग्रेस का यही कहना है कि जो मूलभूत सुविधा है, जो अभी स्थानीय जरूरत है मध्य प्रदेश की, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ना रोजगार पर हो रहा है, ना महंगाई पर कोई जिक्र किया गया है बजट पे। सिर्फ
ठगा जा रहा है किसानों को, युवाओं को? देखिए मुझे लगता है कि विनोद शर्मा जी और अन्य जितने भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सुबह से शाम तक ये रटे रटाए डायलॉग्स के आधार पर बात करते हैं, कहीं आंकड़े नहीं पेश करेंगे जी। रूरल मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 9.2% पर एनम है, ये देवेंद्र जी कैसे सहमत रहेंगे? 8.5% है अर्बन एरियाज में। ये तब हो सकता है जब लोगों के पास क्षमता है खर्च करने की। जीएसटी रेट्स कुछ एसेंशियल इनपुट्स पे 12 से 18% हुआ करती थी, 5% किया जिसमें ट्रैक्टर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, डीजल इंजन की सुविधा है। तो इसीलिए हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि ये जो न्यू मिडिल क्लास जिसके बारे में प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो उन्होंने उनकी महत्वाकांक्षाएं सार्थक की है। इससे दो चीजें होंगी, एक तो एसेट बिल्डिंग होगी, दूसरा मुझे लगता है कि हमारे देश की, हमारे इस प्रदेश की डेवलपमेंट होगी। मध्य प्रदेश भारत का दिल है, और चाहे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सिंचाई के रकबे की बात करें, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बेटी के लिए छात्रावास, शी मार्ट की बात करें, हम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की बात करें, पर्यावरण संरक्षण की बात करें, इन सब आयामों पर सरकार ने उचित कदम उठाते हुए, मध्य प्रदेश देश से अलग तो है नहीं। ठीक है विनोद जी, ठीक है वाणी जी, लौटूंगा आपके पास। वही इस प्रदेश में होने वाली। विनोद जी, आंकड़े नहीं है, आप लोग जो आरोप लगाते बेबुनियाद है, आपको विकास दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम मध्य प्रदेश में विकास करें और बजट में भी बहुत कुछ मिला है। भाई साहब जी, फिस्कल डेफिसिट, वाणी जी के लिए एक लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम ठीक है वाणी जी, मैं लौटूंगा वाणी जी आपके पास। हैं ये दावा किताबी है वाणी जी, ये आंकड़े गरीब जनता नहीं जानती। ये भाजपा के कार्यालय में जो आंकड़े बन जाते हैं, और हमारे बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे और अच्छी बातें बोले, जिस जगह की बात कर रहे थे खबरिया की, ये भी बोल गए कि हाँ यहाँ रोजगार कुछ दिन में फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अरे कैसे अर्थशास्त्री हो कि 1,80,000 सोना चला गया, इसमें बात नहीं कर सकते? कैसे अर्थशास्त्री हो कि 4 लाख चांदी चली गई, इसमें बात नहीं कर सकते? कैसे अर्थशास्त्री हो कि 400 का सिलेंडर 1,000 मिलता है, बात नहीं कर सकते? कैसे अर्थशास्त्री हो मध्य प्रदेश को गुमराह करते हो, यह नहीं बता सकते कि कितने रोजगार की जरूरत है मध्य प्रदेश में? 2 करोड़ लोगों की रोजगार की बात करने वाला प्रधानमंत्री, पहली साइड में किसानों को एमएसपी माफ करने वाला प्रधानमंत्री, फाइल में नाम आया है। अमेरिका और चाइना से करने वाला प्रधानमंत्री, विश्व गुरु बनने वाला प्रधानमंत्री, देश को कहा। हाँ, एक फिल्म आई थी जप नाम फिल्म थी, उसके अंदर रहने वाले आश्रम सभी लोग जप नाम। अरे तुम्हारी अंधभक्ति में देश कहां जा रहा है? तुम्हारी अंधभक्ति में हमारा युवा कहां जा रहा है? तुम्हारी अंधभक्ति में देश को कहां ले जाकर के रख दियो? बात बताते हो आंकड़ों की, जितना हमारा बजट हुआ करता था उतना आप ब्याज दे रहे हो, और ब्याज खाने वाले लोग आज इसको आंकड़ा गुलाबी बताते हो और बोलते हो आंकड़ा कैसे? मैं फिर से यही कहूंगा पांडे जी, आंकड़े तुम्हारे गुलाबी हैं। संघ और भाजपा के कार्यालय की जो आंकड़े बन रहे हैं, इसको देश में मत थोपो, देश को मत बेचो। देश की आजादी बड़े ताकत और कुर्बानी देने से मिली थी, तुम्हारे खोखले वादों से ये देश की आजादी नहीं मिली थी। और हे अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री मत बोलो, आपकी बात सुन लिए। चलिए ठीक है, समय भी अब इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय को हमको यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, मध्य प्रदेश को बहुत कुछ मिला है, लेकिन कांग्रेस का 700 रुपये कहना है कि मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, मध्य प्रदेश को और बेहतर करना चाहिए था, और ये सब आंकड़े जो है वो झूठे हैं। लेकिन वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा का 700 रुपये कहना है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो केंद्रीय बजट आया इसमें जो भी मध्य प्रदेश को मिला है उसमें और बेहतर काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी के अलग अलग तर्क है, आरोप प्रत्यारोप जारी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।